Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So in the last lecture we have been talking about the structure and function of chromatin network. तो आप लोगों को हमने वहां पे बताया था कि chromatin network क्या होता है और यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने आप लोगों से बातें कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस के फोर्थ पार्ट के बारे में, जो कि क्या है, न्यूक्लियोलस है। तो अपन ने जब तक 3 पार्ट पढ़ लिए उनके बारे में अपन ने बात कर लिया। आज चौथा पार्ट पढ़ेंगे अपन न्यूक्लियोलस और फिर पांचवा अपने पास में एंडोसोम्स। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में। तो न्यूक्लियोलस होती क्या है, तो आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर है, उस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर पेरिफेरल उसकी स्ट्रक्चर होती है। मतलब कि एक न्यूक्लियस अपन ने माना है तो उसकी साइड में यहाँ पर, ठीक है, बीच में नहीं, साइड में क्या पाई जाती है, एक और छोटी सी स्ट्रक्चर पाई जाती है सर्कुलर फॉर्म के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब बात आती है न्यूक्लियोलस के बारे में। तो न्यूक्लियोलस की बात तो अपन ने कर ली। तो इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी फोंटाना ने। किसने की थी, फोंटाना ने की थी। और जो न्यूक्लियोलस नाम दिया था वो किसने दिया था, बोवेन ने दिया था। किसने दिया था, बोवेन ने इसका न्यूक्लियोलस नाम दिया था। तो ये तो बात हो गई इसके बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में। स्ट्रक्चर आप लोगों को बताइए कहां पे होती है, पेरिफेरल होती है। साथ साथ के फंक्शंस क्या होते हैं, तो फंक्शंस की बात अपन बात करेंगे। और इसकी बात करें अपन तो इसके टाइप्स की बात करेंगे। इसके जो पार्ट्स जो पाए जाते हैं न्यूक्लियोलस के भी 4 पार्ट्स पाए जाते हैं। कितने पार्ट्स पाए जाते हैं, 4 पार्ट्स पाए जाते हैं। उन 4 पार्ट्स के बारे में अपन बात करेंगे कि कौन कौन से पार्ट है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ 4 पार्ट कौन कौन से हैं। पहले तो है ग्रेन्युलर, फिर दूसरे अगर अपन बात करें फाइब्रिलर, तीसरा है अपने पास में नॉन ग्रेन्युलर और चौथा है क्रोमेटिन पार्ट। तो ये 4 पार्ट न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इन चारों पार्ट के बारे में अपन बात करेंगे। तो और इसके साथ साथ इससे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को भी देखेंगे कैसे दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। So this is न्यूक्लियोलस discovered by फोंटाना in 1781। ये आप लोगों को बताया। नेक्स्ट है कि इसकी जो नेमिंग की थी वो की थी बोवेन ने 1840 के अंदर। ठीक है, तो नेमिंग तो किसने किया है, बोवेन ने, और डिस्कवर किसने किया है, फोंटाना ने। ये आपको याद रखना है, ईयर आपके सामने यहाँ पर बता दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियोलस गॉट वेनिश्ड इन लेट प्रोफेज और अर्ली मेटाफेज एंड शोज अगेन इन टेलोफेज। देखिए आप लोगों को याद होगा कि जब अपन सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो सेल डिवीजन के अंदर यहाँ पे आपकी न्यूक्लियोलस है। तो न्यूक्लियोलस क्या होती है कि आपकी जो लेट प्रोफेज का मतलब हो गया कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, ये 4 फेजेस है अपने पास में। तो प्रोफेज की भी 3 स्टेज होती हैं, अर्ली, मिड और लेट। ठीक है, जिसकी भी लेट होती है वो आगे आने वाली अर्ली से सिमिलरिटी रखती है। जैसे कि अगर अपन देखें कि अपने पास में प्रोफेज है, ठीक है, और ये प्रोफेज और मेटाफेज है। ठीक है, तो प्रोफेज के 3 पार्ट है, अर्ली, मिड और लेट। तो ये वाला लेट मेटाफेज के अर्ली दोनों के सिमिलरिटी रखता है, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है इन चीज की स्टडी करने के लिए अपने पास में। तो इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी पाई जाती है। अगले आने वाले का अर्ली और पहले वाले का लेट लगभग सिमिलरिटी उससे भरा हुआ होता है। मतलब दोनों के अंदर सिमिलरिटीज होती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियोलस या तो लेट प्रोफेज, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो लेट प्रोफेज के अंदर क्या हो जाती है, ये वेनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। लेकिन क्या है कि मेटा दोबारा से टीलोफेज के अंदर, आपको पता होगा टीलोफेज के अंदर फिर डिवाइडेशन होता है क्रोमोसोम का, उस टाइम पे न्यूक्लियोलस आपको अपीयर होना चालू हो जाती है अर्ली टीलोफेज के अंदर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है सेल डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू कि प्रोफेज के अंदर तो क्या हो जाती है, ये न्यूक्लियोलस वेनिश हो जाती है, लेकिन टीलोफेज के अंदर आते हैं आपको वापस दिखाई देना लग जाती है। क्लियर? इट इज पेरिफेरल इन न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस के अंदर अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो वो ऐसी दिखाई देगी कि अगर ये आपका न्यूक्लियस है तो ये आपकी न्यूक्लियोलस हो जाएगी। नेक्स्ट है इट इज रिलेटेड विद हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट। देखिए आपके पास में 2 पार्ट पढ़े थे अपन ने, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। तो ये किससे रिलेटेड है, ये हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट से रिलेटेड होती है। क्लियर? हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट कैसा होता है भाई, हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट होता है डेंस। ये पढ़ने पढ़ा था, डेंस होता है और स्टेन कैसा लेता है, डार्क स्टेन एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट है बाय दिस पार्ट फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम अकर्स, दिस पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। देखिए कि इस पार्ट के द्वारा ही क्या होगा, राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, राइबोसोम का फॉर्मेशन इसी पार्ट के द्वारा होता है और इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। आपको मैं रफली डायग्राम के अंदर वहां पर ये बताऊंगा कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर अगर अपन देखेंगे सेल के अंदर तो वो आपको कहां पे दिखाई देगा और कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कैसा दिखाई देगा, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहलाता है। जिस ये बायो का फॉर्मेशन, मतलब जिससे राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है वो पार्ट क्या कहलाता है, आपका न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहलाता है। न्यूक्लियोलस इज डेंस मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। देखिए
वैसे ही ये कैसी होती है, डेंस होती है और मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इसके अंदर मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर इसको बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको कवर कहीं ना कहीं कोई कवरिंग इसके चारों तरफ पाई जाती है। इसको आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर इसको डिफरेंशिएट अपन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करने की ना न्यूक्लियस से, तो वो एक मेम्ब्रेन तो पाई जाएगी। क्लियर। 4 पार्ट अपन ने इसके अंदर बताया था आपको, ग्रेन्युलर, फाइब्रिलर, नॉन ग्रेन्युलर और क्रोमेटिन। इन चारों पार्ट की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे कि कौन कौन से पार्ट कहां कहां पे प्रेजेंट है और ये कर क्या क्या रहे हैं। क्लियर। देखिए फर्स्ट अपने पास में है ग्रेन्युलर पार्ट। तो ग्रेन्युलर पार्ट की अगर अपन बात करें तो ऑब्वियसली ग्रेन्युलर पार्ट नाम आ रहा है, इट मींस इसके पास में क्या प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है होती हैं। तो इट इज द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। तो अगर इसकी स्थिति देखें, अगर लोकेशन देखें, तो ये न्यूक्लियस के अंदर पेरिफेरल है। इट मींस अगर न्यूक्लियस को ये मानते हो तो इसके साइड वाले जो स्टार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये आपका क्या कहलाएगा, ग्रेन्युलर पार्ट है कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रेन्युलर पार्ट है कहलाएगा, क्योंकि इसके पास में 150 to 200 एंगस्ट्रॉम की साइज की क्या होती है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है। ग्रेन्यूल्स हैं तब ये ग्रेन्युलर पार्ट है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका जो नाम है वो है पार्स ग्रेन्युलोसा। ठीक है, देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, पार्स ग्रेन्युलोसा। इसी प्रकार से फाइब्रिलर पार्ट के अंदर पार्स फाइब्रिलोसा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ग्रेन्युलर पार्ट्स को अपन बोलते हैं पार्स ग्रेन्युलोसा, फाइब्रिलर पार्ट को बोलते हैं पार्स फाइब्रिलोसा। ठीक है, दिस ग्रेन्युलर पार्ट इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। देखिए ये ग्रेन्युलर पार्ट की अगर अपन बात करें तो ये किसका बना हुआ है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ होता है। एंड दीज आर द प्रीकर्सर्स ऑफ राइबोसोम। देखिए राइबोन्यूक्लियोसोम जो प्रोटीन है, इसकी बात करें तो ये किसके प्रीकर्सर, मतलब पूर्ववर्ती, ठीक है, पुराने वाले किससे संबंध रखते हैं, ये राइबोसोम से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोलर राइबोसोम्स, और इसको अपन किस नाम से भी जानते हैं, न्यूक्लियोलर राइबोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट अपने पास में इसका फाइब्रिलर पार्ट। तो ये जस्ट इसके अंदर वाला पार्ट, मतलब यहाँ पर क्या होंगे, फाइबर से प्रेजेंट होंगे इस पार्ट के अंदर, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये क्या होगा, जस्ट बिलो टू द ग्रेन्युलर पार्ट, ग्रेन्युलर पार्ट के जस्ट अंदर वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपका फाइब्रिलर पार्ट कहलाएगा। इट है 50 to 80 एंगस्ट्रॉम लेंथ, 50 से 80 एंगस्ट्रॉम की लेंथ के फाइबर्स होते हैं, जिनका डायमीटर अगर अपन देखें तो 80 to 100 एंगस्ट्रॉम्स का डायमीटर होता है। लेंथ की अगर अपन बात करें तो कितना हो जाएगा, 50 to 80 एंगस्ट्रॉम लंबाई के फाइबर्स, और उनके डायमीटर की देखेंगे तो अपन कितना देगा, 80 to 100 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर का स्ट्रक्चर के अंदर हो जाता है। This part contain or consist RNA and precursors of ribonucleoprotein। इस पार्ट के पास में क्या पाई जाती है, RNA पाए जाते हैं, और वही राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के जो पूर्ववर्ती चीजें होती हैं वो इसके अंदर पाई जाती है। प्रीकर्सर्स का मतलब होता है कि उससे पहले वाली स्ट्रक्चर या उससे पहले बनी हुई कोई स्ट्रक्चर, उसको अपन बोलते हैं प्रीकर्सर्स। ठीक है, प्रीकर्सर्स। क्लियर। देखिए जैसे ये पार्स ग्रेन्युलोसा कहलाता है, ऐसे ये पार्ट क्या कहलाएगा, आपका पार्स फाइब्रिलोसा कहलाएगा। क्लियर। इसके बारे में अपन बात करेंगे, इसके थर्ड पार्ट के बारे में। देखिए नेक्स्ट अपने पास में थर्ड पार्ट, दैट इज नॉन ग्रेन्युलर पार्ट मेड अप ऑफ होमोजीनियस प्रोटीन नोन एज पार्स अमोर्फा। देखिए होमोजीनियस प्रोटीन का बना हुआ होता है। होमोजीनियस प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो होमोजीनियस प्रोटीन उसको कहते हैं जिसके मॉलिक्यूल सेम टाइप ऑफ के हो, मतलब होमो मतलब सेम। ठीक है, तो मतलब ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल जो सेम स्ट्रक्चर रखते हो, ऐसी प्रोटीन को अपन क्या बोलते हैं, होमोजीनियस प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, इस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, पार्स अमोर्फा, इस पार्ट को अपन बोलेंगे। इट कंसिस्ट सम ग्रेन्यूल्स एंड फाइबर्स। देखिए अब यहाँ पर वैसे तो नॉन ग्रेन्यूल पार्ट है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं और फाइबर्स भी क्या होते हैं इसके अंदर कंटेन होते हैं। मतलब एक्चुअल के अंदर देखा जाए तो ग्रेन्युलर पार्ट और फाइब्रिलर पार्ट दोनों का मिक्सअप होता है। ये पार्ट ग्रेन्युलर पार्ट और फाइब्रिलर पार्ट का दोनों क्या होता है, मिक्सअप होता है। इसलिए इसके अंदर दोनों चीजें पाई जाती हैं, ग्रेन्यूल्स भी पाई जाती हैं, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फाइबर्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में फोर्थ एंड लास्ट, दैट इज क्रोमेटिन पार्ट। इट है डीएनए इन देयर मैक्सिमम पार्ट। क्रोमेटिन पार्ट की अगर अपन बात करें तो इसके मैक्सिमम पार्ट के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, डीएनए इसके मैक्सिमम पार्ट के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है नोन एज पार्स क्रोमोसोमा। इस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, पार्स क्रोमोसोमा। देखिए आपको पार्स ध्यान रखना है, बाकी सबके नाम के अकॉर्डिंग आप क्या कर लोगे,
अब अगर लास्ट वर्ड आप ले लीजिए, यहां पर बस आपको ध्यान रखना है कि एमोर्फा आएगा नॉन ग्रेनुलर पार्ट के अंदर। डिवाइड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, एक तो पेरीन्यूक्लियर और एक इंट्रान्यूक्लियर। पेरीन्यूक्लियर जो पार्ट होता है इट इज आउटर थिन पार्ट व्हिच कंटेन पोर्स। ये पेरीन्यूक्लियर पार्ट क्रोमेटिन का वो पार्ट है जो बाहर का पार्ट है, थिन पार्ट होता है, और साथ ही साथ क्या रखता है, छोटे छोटे पोर्स भी अपने अंदर रखता है। क्लियर। जबकि इंट्रान्यूक्लियर की अगर अपन बात करें तो ये इंटरनल पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है, और ये अपनी ही स्ट्रक्चर के अंदर क्या बनाते हुए पाया जाता है, सेप्टा। सेप्टा का मतलब होता है कि इस प्रकार से अगर अपन कोई चीज देखें, जैसे कोई चीज है ये पूरी कंप्लीट है और उसको अगर अपन डिवाइड करते हुए देखें तो ये सेप्टा बोले जाते हैं, पट्ट बोलते हैं इसको अपन। जैसे अपने घर के या मकान के अंदर जो अपने गेट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, है ना, वो जैसे वो गेट होते हैं उसी प्रकार से ही क्या हो गए आपके सेप्टा, सेप्टा बनाते हुए पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें तो अपने पास में मेन फंक्शन कौन कौन से हैं, कि मेन फंक्शन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। तो राइबोसोम्स की जो सब यूनिट है छोटी छोटी सी जो अपन ने पढ़ी थी राइबोसोम स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो राइबोसोम स्ट्रक्चर के अंदर जो सब यूनिट अपन ने पढ़ी है उसके फॉर्मेशन के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है इट स्टोर्स द राइबोसोमल प्रोटीन। राइबोसोमल प्रोटीन के स्टोरेज के अंदर भी क्या करता है, ये काम है करता है। कौन करता है, ये न्यूक्लियस करता है। ठीक है। नेक्स्ट इट हेल्प इन सेल डिवीजन। देखिए सेल डिवीजन के अंदर भी ये हेल्प करता है। कैसे करता है, यहाँ पे नोट डाल के बताया है कि अगर सेल डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियस क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, न्यूक्लियस क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो सेल डिवीजन क्या हो जाएगा आपका, रुक जाएगा। सेल डिवीजन क्या होगा आपका, रुक जाएगा। क्लियर। तो अगर मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियस अगर सेल डिवीजन हो रहा है उस टाइम पे अगर न्यूक्लियस क्या हो जाती है, किसी भी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाए या उस न्यूक्लियस को अपन निकाल लें, है ना, किसी भी कारण से अगर न्यूक्लियस को हटा दिया जाए, ठीक है, या वो खुद भी सेल्फ क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस टाइम पर सेल डिवीजन रुक जाएगा। तो अगर सेल डिवीजन रुक जाएगा इसका मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर हो रही है वो भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्योंकि सेल डिवीजन जब हो रहा है इट मींस एक सेल से नई सेल बन रही है, तो जब एक सेल से नई सेल बन रही है तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा आपका, रुक जाएगा। नेक्स्ट है वर्क एज मीडिएटर इन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मीडिएटर के रूप में काम करती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर में। मतलब कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो भी है उसके अंदर वो सारी ट्रांसफर करनी है अपने को, तो उस पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यूक्लियस काम कर रही है, एज ए मीडिएटर काम कर रही है, एज ए मीडिएटर काम कर रही है। मतलब अगर ये नहीं है और ये सेल डिवीजन रुक रहा है तो ऑब्वियसली क्या हो गई है, मीडिएटर हो गई है। क्लियर। हैव द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को बताया था मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है, लेकिन फिर भी कि अगर अपन सिर्फ कवरिंग की बात करें तो आपके पास में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर अगर उसको अपन साइड में मान के चलते हैं तो कोई ना कोई कवरिंग तो है जो उसको न्यूक्लियस से थोड़ा सा अलग करती है। तो वो कवरिंग कौन सी है, वो कवरिंग हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ ये वाली आपको दिखाई दे रही है आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। अब बात करते हैं इसके, अपन ने चार पार्ट की बात की थी, कौन कौन से, अपन ने बात की थी ग्रेनुलोसा की, फाइब्रोसा की और एमोर्फा की। ठीक है, तो ये अपने पास में पार्ट है और चौथा था क्रोमेटिन पार्ट। ठीक है, तो अपने को तीन पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट अगर अपन बात करें ग्रेनुलोसा पार्ट की, तो अपन ने बताया था पेरिफेरल स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि अगर अपने पास में न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के साइड वाले पार्ट के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो अब देखिए कि इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका पेरिफेरल पार्ट कौन सा है, ये जो अपन ने रेड डॉटेड जो स्ट्रक्चर बनाई है ग्रेन्यूल्स वाली, ये इसका कौन सा है, पेरिफेरल पार्ट है न्यूक्लियस का, जिसको अपन ने क्या बोला है, पार्स ग्रेनुलोसा। क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोला है, पार्स ग्रेनुलोसा। अब अपन ने बताया था कि पार्स ग्रेनुलोसा के जस्ट बिलो या अंदर की ओर क्या होती है, पार्स फाइब्रोसा होती है। तो फाइब्रोसा के अंदर होता क्या है कि फाइब्रोसा या फाइब्रोसा के अंदर होता क्या है कि उसके अंदर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो अब देखिए यहाँ पर ये ग्रेन्यूल वाली स्ट्रक्चर हो गई जिसको अपन ने पार्स ग्रेनुलोसा बोला। इसके जस्ट अंदर में ये वाली स्ट्रक्चर की बात करूं, अपने ब्लू कलर से यहाँ पे ये फाइबर से शो कर रखे हैं, तो जहां पर फाइबर्स प्रेजेंट है इस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, पार्स फाइब्रोसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्स फाइब्रोसा या पार्स फाइब्रिलोसा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है अपने पास में थर्ड जो पार्ट है वो ये हो गया पार्स एमोर्फा। पार्स एमोर्फा वाले पार्ट के अंदर बताया था कि ये नॉन ग्रेन्युलर पार्ट होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स और फाइबर्स दोनों ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स और फाइबर दोनों प्रेजेंट होंगे। इट मींस ये देखिए यहाँ पर ये ग्रेन्यूल्स है रेड कलर की, तो ग्रेन्यूल्स बना दिए, अपन ने ब्लू कलर के छोटे छोटे क्या बना दिए, फाइबर से बना दिए। इस वाले पार्ट को अपन ने क्या बोल दिया, पार्स एमोर्फा बोल दिया। इसकी थियोरेटिकल बात अपन ने लास्ट लेक्चर उसमें थोड़ा पहले अपन ने बता ही दिया था, तो ये क्लियर है यहाँ पर।
नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, मैट्रिक्स। तो ऑब्वियसली बात है, मैट्रिक्स को बोलते हैं कि जो लिक्विड फ्लूइड किसी भी चीज के अंदर भरा हुआ होता है, मिड के अंदर या उस पूरी सेल के अंदर या सेल ऑर्गेनल के अंदर, उस पार्ट को अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। तो इसके बीच में ये जो अपन ने ब्लैक डॉटेड स्ट्रक्चर बनाई है इसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर। बार बार जो एक चीज यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बारे में, कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन अपन पढ़ रहे हैं। तो वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के भी कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक पार्टिकल यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस पूरी के अंदर इस प्रकार से बिखरे हुए रहते हैं। तो ये बात हो गई किसके बारे में, ये बात हो गई आपकी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। अब बात करेंगे एंडोसोम्स के बारे में कि एंडोसोम्स क्या होते हैं। सो नेक्स्ट अपने पास में है एंडोसोम। देखिए लास्ट पार्ट है अपने पास में किसका, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर का। तो देखिए एक्चुअल में एंडोसोम्स की अगर अपन बात करें तो एंडोसोम्स होते क्या हैं कि इन सम सेल्स बाय द डिसोसिएशन ऑफ क्रोमेटिन मेनी बॉडीज आर फॉर्म्ड, दीस बॉडीज आर सिमिलर टू न्यूक्लियोलस। देखिए कि कुछ सेल्स के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क के डिसोसिएशन मतलब क्रोमेटिन नेटवर्क के टूटने से क्या होती हैं, छोटी छोटी सर्कुलर फॉर्म की क्या बन जाती है, बॉडीज का निर्माण हो जाता है। जो छोटी छोटी सर्कुलर फॉर्म की जो बॉडीज है उनका अगर फॉर्मेशन हो जाता है तो ये किसके समान होती है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियस की क्या होती है, जैसी दिखने में ये आपको दिखाई देती हैं, लेकिन उनसे क्या होती है अगर अपन साइज की अगर अपन बात करें तो उनकी तुलना में क्या होती है, छोटी होती है। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो स्मॉलर देन न्यूक्लियोलस एंडोसोम्स आर इरेगुलर इन साइज। देखिए इरेगुलर इन साइज की होती है ये कि इसकी कोई साइज फिक्स नहीं होगी, लेकिन सर्कुलर फॉर्म मतलब दिखने में आपको सर्कुलर फॉर्म के अंदर होगी, लेकिन ये जब अपनी वेरिएबिलिटी लेकर के आएगी, वेरिएबिलिटी लेने का मतलब हो गया कि थोड़ी थोड़ी क्या होगी, जब घूमेगी तो वो सर्कुलर फॉर्म की सी होगी, मतलब समझ रहे हैं ना कि सर्कुलर फॉर्म के अंदर ये वेरिएशन लेकर के आएगी। तो इसका मतलब क्या होती है, ये अपनी शेप के अंदर थोड़ा थोड़ा सा चेंज लेकर के आती रहती है। सर्कुलर जो फॉर्म की अगर अपन बात कर रहे हैं तो उसको समझाने से मतलब ये है कि दिखने में तो आपको ऐसी दिख रही है, लेकिन इसकी जो वेरिएबिलिटी आएगी वो थोड़ी इस तरह से ही आएगी, मतलब सर्कुलर फॉर्म के अंदर इसकी वेरिएबिलिटी रहेगी, मतलब जो वेरिएशन लेकर के आएगी वो सर्कुलर फॉर्म से ही रिलेटेड होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट डाल के अपनी लिखी हुई है कि एंडोसोम्स आर नॉट नेसेसरी प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। कि एंडोसोम्स की अगर अपन बात करें तो ये जरूरी नहीं है कि सभी सेल्स के अंदर क्या हो पाए जाते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए एक बहुत छोटा सा टॉपिक है कि भाई प्रेजेंट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो ये टोटल अपना यहाँ पर जो अपना टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, ये सब कुछ जो आज कंप्लीट हुआ है वो अपना न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पर अपना कंप्लीट हो चुका है। तो अब तक जो अपन ने पढ़ा वो सारा आई होप कि आपको सभी समझ में आ गया होगा। तो आज यहाँ पे अपन ने जो कंप्लीट किया है वो किया है किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में क्रोमोसोम, क्रोमेटिन नेटवर्क, उनकी एक लंबी चेन है, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आती है। तो उसका जब अपन स्टार्ट करेंगे उसको तो प्रॉपर वे के अंदर अपन क्या पढ़ाएंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो वहां से क्रोमोसोम वाला जो सिस्टम है अपना, जो क्रोमोसोम वाला जो लेक्चर है वो वहां से स्टार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेल एंड देयर न्यूक्लियस। बाय बाय, हैव अ गुड डे।